खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे के मौके पर 17वीं हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव कांग्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। आपको बता दें कि प्रोग्राम में खिताब करते हुए पीएम मोदी ने 17वीं हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए सबको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अमित शाह ने ताउन में तब्दीली के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारे मुल्क में ताउन तहरीक 115 साल पुरानी है। आज़ादी के बाद से कोऑपरेटिव सेक्टर की मेहनत कशों का बुनियादी मुतालबा यही था कि वजारत ताउन को अलग बनाया जाए और ताउन का सारा काम इसी वजारत के तहत किया जाए। इस दौरान पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है। मिल्क पाउडर, मक्खन और घी आज बड़ी तादाद में मुल्क में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमें अज़्म के साथ आगे बढ़ना है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डेयरी सेक्टर में हमारे कोऑपरेटिव बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी आज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो शायद हनी में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में सामर्थ्य की कमी नहीं है, बल्कि संकल्पबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए, भारत के मोटे अनाज, मिलेट्स, मोटे अनाज जिसकी पहचान दुनिया में बन गई है, श्री अन्न, ये श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है। इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। और मैं तो अभी अमेरिका गया था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाए। देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115 साल पुराना है हमारे देश में, और आजाद हुए तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना लिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक जॉइंट सेक्रेटरी देखते थे, और इसके कारण सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समय अनुकूल परिवर्तन करने में, पारदर्शिता लाने में और देश और विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में ढेर सारी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बुलधाड़ा में नागपुर से पुणे जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि ये बस समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर पलट गई और इसमें जबरदस्त आग लग गई। बस में सवार 33 मुसाफिरों में से 26 मुसाफिर आग की वजह से झुलसकर हलाक हो गए। बाकी दूसरे मुसाफिर जो इस हादसे में बच गए, उनको करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दूसरी जानिब बुलधाड़ा के जिला कलेक्टर ने कहा कि हलाक हुए अफरादों का DNA टेस्ट कराने के बाद लाशों को इनके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। बुलधाड़ा में हुए इस बस हादसे को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अफसोस जाहिर किया। वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान करते हुए कहा कि बस हादसे में जान गंवाने वाले अफरादों के घर वालों को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए PMNRF से दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पहुंचकर हादसे का जायजा लिया।
वहीं महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुए बस हादसे को लेकर उद्धव ठाकरे गृह के नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ड्रामेबाज है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह हादसा हुकूमत की गफलत के बाइस पेश आया है। और क्या कुछ कहना है संजय राउत का, सुनिए। आज समृद्धि महामार्ग पर जो अपघात हुआ है बहुत ही दर्दनाक और दुर्दैवी है। 25 या 26 लोगों की मौत की खबर बहुत ही चिंताजनक है। गत एक साल से इस रोड पर बार बार इस प्रकार के अपघात हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकार उस बारे में अनदेखी कर रही है। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी एक नौटंकी है, मुंबई की भारतीय जनता पार्टी। चोर कौन और शोर किसका है यह अगर देखना है तो चुनाव जाहिर कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। हिम्मत है तो आप में ये नौटंकी बंद करिए। हम बार बार चुनाव की मांग कर रहे हैं। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हो? आप चुनाव से क्यों डर रहे हो? उसका मतलब है आप में दम नहीं है। खोखली बातें करते हो आप। एक शिवसेना से गुट टूट गया, फूट गया, इनको कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यूसीसी के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तक उस कानून का ड्राफ्ट सामने नहीं आया है। ना आपके पास है ना हमारे पास है। कानून का ड्राफ्ट सामने आने दो, उसका परमंथन और चिंतन जरूर होगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज एक रोजा दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर सीनियर नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया। रायपुर में कुछ देर रुकने के बाद राजनाथ सिंह ने कांकेर में एक अवामी इजलास से खिताब किया। आवाम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सिंह हुकूमत ने खूब काम किया, लेकिन 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में सभी तरक्याती काम रोक दिए गए। आवाम ने चुनावों में हुकूमत तो बदल दी, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत में आवाम को रमन सिंह हुकूमत की अहमियत पता चल गई होगी। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया, लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गुज़िश्ता रोज कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले किए, जिसमें सबसे अहम जयपुर रूरल को नया जिला बनाने को लेकर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा मीटिंग में नए जिलों की हुदूद के तनाज़े के हल के लिए भी एक फार्मूला भी तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि गहलोत हुकूमत ने जो नए जिले बनाए हैं उनमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि मीटिंग में ये तय किया गया है कि आवाम के जज्बातों के मुताबिक जिलों की हुदूद बनाई जाएगी। तमाम तनाज़ात हल होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, क्योंकि कुछ जिलों के लोग मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें सांभर, फुलेरा, जोबनेर, चाकसू शामिल है। यही वजह है कि दूदू को छोटे जिले के तौर पर रखते हुए बाकी इलाकों को जयपुर देही जिले में शामिल किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस लगातार जारी है। जहां आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गिरोह की शिवसेना इसकी हिमायत कर रही हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो यूसीसी की सख्त मुखालफत कर रही हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले वजीर आजम मुल्क को बताएं कि यूसीसी के लिए क्या तजवीज़ है और वह किन मामलात पर यकसानियत चाहते हैं। पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किन चीज़ों पे लागू होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं कहा था कि लागू होना चाहिए,
ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं, शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है, हमें ये नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। जहां तक उत्तराखंड की बात है वो तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 44 वो कहता है कि प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सारे देश में लागू नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि असेंबली की जो पावर्स हैं वो तो उत्तराखंड की बाउंड्री से सीमित हैं। तो वो कोड तो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता ना वो लागू केरला में हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? अब जिन चीजों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है।